Hello बच्चों, today we are going to start our fourth poem from an elegy written in a country churchyard written by Thomas Gray. जैसा कि नाम से पता चल रहा है एन एलिजी शोकगीत रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड कब्रिस्तान में ये शोकगीत लिखा गया है। और इस कविता में ये बताया गया है कि शाम के समय कवि गांव के कब्रिस्तान में बैठा हुआ है और सामने गांव के गरीब और जो अनजान लोगों की वहाँ पर कब्रें हैं और गरीबी और अभाव के कारण उनको विकास का अवसर नहीं मिल पाया उन लोगों को और उनकी प्रतिभा दबी रह गई। इस कविता में ऐसे ही निर्धन और अभावग्रस्त जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के जो ग्रामीण हैं, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की गई है। तो यहाँ पर कवि के जो भाव हैं उन्होंने कैसे प्रकट किए हैं, चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। बच्चों, ये कविता हम दो पार्ट में आपको समझाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2। चूँकि ये पोएम लंबी है तो इसके 2 स्टैंजा हम लोग पार्ट 1 में करेंगे और बाकी 3 स्टैंजा सेकेंड पार्ट में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। द कर्फ्यू टोल्स द knell of parting day. The lowing herd wind slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way, and leaves the world to darkness and to me. The curfew tolls the knell of parting day. कर्फ्यू मीन्स होता है इवनिंग बेल और रिंगिंग ऑफ बेल। शाम के समय चर्च में बजने वाली जो घंटी होती है उसको कर्फ्यू कहा जाता है। टॉल्स मीन्स बजती है। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, तो जो नेल है, नेल का अर्थ यहाँ पर स्पेशली एक प्रकार की जो घंटी बजती है एट द डेथ और एट द फ्यूनरल। तो यहाँ पर शाम के समय जो चर्च की घंटी बज रही है वो ये बता रही है कि दिन ढल रहा है, शाम हो रही है। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। यहाँ पर द लोइंग, यहाँ पर आगे कवि कहते हैं, लोइंग से यहाँ पर अर्थ है रंभाते हुए पशु। जो पशु हैं वो हर्ड मीन्स हो गया ग्रुप ऑफ कैटल्स, पशुओं का झुंड। जो पशुओं का झुंड है वो रंभाते हुए अपने घर की तरफ जा रहे हैं। एंड विंड स्लोली ओवर द ली, और जो चारगाह है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धीमे धीमे हवा चल रही है। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। द प्लोमैन मीन्स फार्मर्स, जो किसान हैं, होमवर्ड घर की तरफ, वो भी प्लॉट्स मीन्स धीरे धीरे। जो किसान हैं वो भी धीरे धीरे थके हुए अपने घर की तरफ आ रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और कवि को ऐसा लग रहा है कि वो कवि को और उस अंधकार को वहाँ पर छोड़ते हुए सभी अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं। आगे कहते हैं, Beneath those rugged elms that yew trees shade, where heaps the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. इस स्टैंजा में पोइट कहते हैं, Beneath those rugged elms, beneath means नीचे, those rugged, जो rugged means जो रफ, सूखे और भद्दे जो पेड़ हैं। elms एक प्रकार का जंगली वृक्ष होता है। yew trees जिसको कि चीड़ का पेड़ भी कहते हैं, सदाबहार वृक्ष जिसे कहा जाता है। तो वो सूखे हुए जो
एल्म के और यू के जो ट्रीज़ हैं, जो पेड़ हैं, उनके नीचे की कब्रों में where heaps the turf in many a moldering heap। आगे कहते हैं कि moldering मीन्स मिट्टी, जो चकनाचूर हुई मिट्टी होती है, उस मिट्टी से बनी हुई उनकी कब्रें हैं, अर्थात सूखे हुए पेड़ों के नीचे बिखरी हुई मिट्टियों से बनी हुई उनकी कब्रें हैं। एंड ईच इन द नैरो सेल फॉर एवर लेड। और उन छोटी छोटी कब्रों में, नैरो सेल, नैरो मीन्स छोटी, सकरी कम चौड़ी, ऐसी कब्रों में वो लेटे हुए हैं। द रूट फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। रूड मीन्स असभ्य, अनसिविलाइज्ड। फोर फादर्स उनके जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं। हैमलेट मीन्स छोटा गांव। उस छोटे गांव के जो वो पूर्वज हैं, वो उन कब्रों में सोए हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार की भावनाओं को ही व्यक्त करते हुए उन्होंने इस पूरी पोएम को कहा है। अच्छा बच्चों, अभी के लिए इतना। आगे की पोएम हम सेकेंड सेगमेंट में करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।